नमस्कार। इस वीडियो में आज हम कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी के प्री बोर्ड सेकंड के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, उनके उत्तरों को समझेंगे। कौन से? जो बहुविकल्पीय हैं, एमसीक्यू बेस। खंड का पहला प्रश्न इस प्रकार है। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं। अग्नि की उड़ान, जिसको हम विंग्स ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, यह आत्मकथा एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मेरा परिवार किस विधा की रचना है? तो मेरा परिवार, इसकी विधा लिखी गई है रेखा चित्र। ये महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे वह थे प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न इस प्रकार है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है उसका नाम है लाल पान की बेगम। ये सही जवाब है और ये हिंदवी नामक पुस्तक में संकलित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया, यानी किसने पुकारा, किसने बताया आधुनिक काल को गद्य काल? तो इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल को गद्य काल का नाम दिया गया। अगला प्रश्न 2, जो कि पद्य काव्य पर आधारित है। जय चंद प्रकाश किसकी रचना है? इसका सही जवाब है ये भट्ट केदार की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीयवाद। राष्ट्रीयवाद काव्यधारा के कवि हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का दूसरा नाम है। क्या है रीतिकाल का दूसरा नाम? तो रीतिकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल। यह नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई किस काल की रचना है? तो इसका सही जवाब है बिहारी सतसई जो है वह रीतिकाल की रचना है, बिहारी लाल द्वारा लिखी गई है। बिहारी लाल ने एकमात्र रचना लिखकर रीति सिद्ध कवि होने का गौरव प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, किसको नहीं मिला? तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था इनके महाकाव्य कामायनी पर। और बाकी जो 3 कवि हैं इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए, सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा रचना के लिए, और अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार। तो ये थे आपके काव्य साहित्य के प्रश्न और गद्य साहित्य के प्रश्न। अब आपके संधि से संबंधित 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, हम उनको देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 का इसमें 3 प्रश्न होंगे संधियों के, जो 3 नंबर के आपके आते हैं। पूछा गया है, उत्कीर्णः का संधि विच्छेद होगा। तो उत्कीर्णः का संधि विच्छेद सही अगर हम पूछे या सही बताएं तो सही होगा उसका संधि विच्छेद उद्धन कीर्णः। यह आपकी चर्त संधि है जिसका सूत्र क्या है? खरीचा। खरीचा में क्या होता है कि यदि खर प्रत्याहार के बाद चर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, तो जैसे ये जो का वर्ण है जो ये चर प्रत्याहार का है और ये खर प्रत्याहार का है द, तो इसके बाद में अगर खर प्रत्याहार के बाद चर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो उसमें क्या होता है? उसमें खर प्रत्याहार का जो वर्ण है वह चर प्रत्याहार में बदल जाता है। अर्थात किसी भी व्यंजन का तीसरा वर्ण अगर आएगा तो वह पहले वर्ण में बदल जाएगा। किसके? उसी के अनुसार। तो ये जो ता था दा जो था वो खरीचा वर्ग का था और इसकी जगह हमने चर कर दिया तो क्या बन गया? इसका पहला वर्ण यानी ता आ गया। जो उत्कीर्णा में आपको ता दिख रहा है ये खरीचा सूत्र के अनुसार है और संधि का नाम है चर्त संधि। अगला जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है अयादि संधि है। क्या लिखा हुआ है? अयादि संधि है। किस में है अयादि संधि? नयनम में है। तो ऐसे नयनम अगर हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अयादि संधि का सूत्र क्या है? एचो एवा या वह। एच प्रत्याहार के बाद यानी ए और ओ, ऐ और औ के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो अय
अव, आय और आय आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे भी ई दिख रही है, तो इसमें भी ए नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ए कहाँ दिख रहा है? यहाँ पहले वाले में, ने धन अनम। इसके बाद असमान स्वर आया तो ए को अय आदेश हो गया, फिर हमारा बना नय अन्नम। ये सही होगा। अगला प्रश्न, स्तोह इश्चुनाश्चुः संधि है। स्तो स्तुनाश्चु संधि किसमें है? तो इसका सही जवाब है सत धन चयन, यानी कि सत्य का चयन। और जब हम इसको संधि करके जो शब्द बनाएंगे वो क्या बनेगा? वो शब्द बनेगा सच्चयनम। क्या बनेगा? सच्चयनम। तो ये सब शब्द बनेगा, यानी कि सही का चयन, सच्चयन। और इस संधि का नाम क्या है? स्तो स्ना इश्यु। इसमें क्या होता है? इसमें स्तो यानी कि सकार और तकार के बाद यदि च वर्ग आता है, यानी चकार होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो तकार है वो च वर्ग में परिवर्तित हो जाती है। तो ता जो है वो चा में परिवर्तित हो गया, और इसलिए हमारा सही शब्द क्या बना? सच्चयन। अगला प्रश्न है उपगंगम। यहाँ पे बिंदी लगाना भूल गए हैं शायद। उपगंगम सही शब्द क्या है? उपगंगम। उपगंगम में समास है। कौन सा समास है? तो इसमें सही समास है वो होगा अव्ययी भाव समास, और इसका विग्रह होगा गंगाया समीपम, गंगा के पास। उप इसमें उपसर्ग है। अगला प्रश्न, दामोदरः में समास है। दामोदरः में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। मतलब दाम उदर, दाम है उदर में जिसके वह अर्थात कृष्ण, यानी कृष्ण की मां ने एक बार रस्सी से कृष्ण को बांधा था, तब इनका नाम पड़ा था दामोदर। तो इसलिए यहां पर अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है दृष्टवा। यहां टा हलंत नहीं है। दृष्टवा शब्द में प्रत्यय है, तो दृष्टवा शब्द में क्या प्रत्यय है? अनियर नहीं होगी। अनियर होती तो अनिय शेष रहता, वो हमें शब्द यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तल प्रत्यय भी नहीं है। तल होती तो ता शब्द दिखाई देता आ की मात्रा के साथ। तब्यत प्रत्यय में तब्य शेष रहता है, वही भी नहीं दिखाई दे रहा। तो सही प्रत्यय क्या है? कित्वा प्रत्यय। कित्वा में भी यहाँ का पूरा बना है। सही कित्वा प्रत्यय कैसे लिखा जाता? आधा का, आधा ता, वा और आ की मात्रा। तो दृष्टवा में दृष्ट धातु कित्वा प्रत्यय के साथ। सही शब्द क्या बना? दृष्टवा। यहाँ पर आपकी संधि हो गई इष्टुना इष्टुहु। अगर षटकोण वाले सा के बाद में तवर्ग आता है तो वह ट वर्ग में बदल जाता है। अगला प्रश्न है मतिमान शब्द में प्रत्यय है। मतिमान, आपको मान दिखाई दे रहा है शेष लास्ट में, तो मतिमान में मतु प्रत्यय है। मतु प्रत्यय में क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होगा तो मान बनेगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा तो मति होगा, और नपुंसकलिंग शब्द होगा तो मत शेष रह जाता है। तो प्रत्यय यहाँ है नहीं, मतित्व नहीं लिखा है, अनियर नहीं है, मतनीय भी नहीं लिखा है, और वतुप भी नहीं है, मतिवान नहीं लिखा है। इसलिए मतिमान सही उत्तर। सही मतिमान शब्द में जो प्रत्यय है सही जवाब क्या होगा? मतुप प्रत्यय है। तो मतुप इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। लिखा हुआ है ग्रामम परितः सरोवरः सन्ति, यानी गांव के सब ओर या चारों ओर तालाब हैं। तो पूछा गया है कि ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है, तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है क्यों? तो इसका सही जवाब होगा परितः के योग में। परितः माने सब ओर, यानी चारों ओर, यानी कि गांव के चारों ओर तालाब हैं। तो परितः शब्द हमने यहाँ देखा, इसलिए यहाँ पर ग्रामम में षष्ठी न होकर के कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय विभक्ति हुई। और इसका सूत्र क्या है? अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। अभितः के योग में, परितः के योग में, समया, निकषा शब्द के योग में, और हा के योग में, और प्रति के योग में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। अगला प्रश्न है इसमें कि विकारित अंग में विभक्ति होती है। विकारित अंग मतलब जिस अंग में विकार हो उस अंग में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तो उसमें हम लगाएंगे तृतीय विभक्ति। सूत्र क्या है? येनांग विकारः, यानी जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे आपके इसके उदाहरण आते हैं क्या? जैसे शिरसा शिरसा खलवाटः, सिर से गंजा है। नेत्रेण काणः, आंख से काना है। और आता है आपका पादेन लुंजः, पैर से लूला है। हस्तेन लुंजः, हाथ से लूला है। और पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा है।
तो जिस अंग में विकार हो, कोई कमी हो, वहां पर ही तृतीया विभक्ति होती है। सूत्र क्या है? येनांग विकारा। तो ये हमारा प्री बोर्ड सेकंड का प्रश्न पत्र था, साहित्यिक हिंदी का, कक्षा 12 का। आशा है आपको समझ में आया होगा। अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ने के लिए कम समय बचा है, तो जितना भी समय है उसमें समय का सदुपयोग करें